स्वामी शिवानंद जी, संदीप पांडे जी और तमाम साथी जो आज जुड़े हैं, सबको हम लोग प्रणाम। और आज का जो विषय है ये बहुत ही एक कठिन परिस्थिति में आज ये वेबिनार के लिए हम लोग सोचे हैं। और इस परिस्थिति से कैसे हम लोग निकलेंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन ये मन की अंतर की गंभीरता से ये बात बार बार ख्याल आ रहे हैं। जो लड़ाई मातृ सदन और शिवानंद जी बार बार हम लोगों को सामने ला रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जो भारतवासी है, जो अपने गंगा और नदी को नदी मातृक देश कहते हुए बड़े हुए हैं, अपने गंगा को गंगा माँ कहते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन ये गंगा का जो हालत है और हिमालय से लेके सुंदरबन तक जो इसका हालत है, वो बदतर से बदतर होते जा रहा है हर रोज। सिर्फ ये नहीं, हमें तो लगता है कि ये जो कॉरपोरेट का भेड़िया जो पूरा देश में खरोच खरोच के हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी आत्मा है, उसको खरोच रहे हैं। और उसका जो हालत दिन पर दिन और भी कठिन, और जो संस्कृति से हम लोग जुड़े थे हजारों सालों से, जो हम लोग जिसके लिए हम लोग गर्व करते हैं, वो संस्कृति शायद आज सामने प्रश्न के सामने है। मैं बंगला में एक दादा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य, जो वो एक किताब का काम कर रहे हैं, उसमें मैं देख रहा था कि 5000 साल पहले ऋग्वेद में के प्रति प्रकृति और परिवेश के साथ हम लोगों का जो अनुपम संपर्क है, उसको कैसे देखा जाता था। एक श्लोक मैं देख रहा था, मधु बाता ऋतायते, जहाँ कह रहे हैं कि जो वायु है उसमें वायु मधु वर्षण करे, जो नदी है उसमें मधु जो हनी है वो बहता जाए, जो दवाई है उसमें माधुर जो युक्त हो, जो रात्रि और उषा उसको मधुर बने। ये पूरा जो धूल जनपद सब हमारी मधुमय हो। ये आकाश जो हमको पालन करते हैं वो भी मधुमय हो। ये सोच था 5000 साल पहले ग्रीक वेद में। और प्रकृति परिवेश के साथ हमारी संपर्क ऐसे निबिड़ था, लेकिन ये पूरा ही आज कॉर्पोरेटाइज और विशेष व्यवसाय के बिजनेस के तरफ जा रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे। और हम लोग जब मातृ सदन में, मैं तो कहता हूँ कि आधी उम्र में मैं पहली बार मातृ सदन में गया मेरा जीवन का। और जब पहुंचा, एक नास्तिक था, एक रैशनल था, अपने आप को समझते थे, लेकिन गुरुजी का स्पिरिचुअलिटी और इसको देखते हुए हम लोग तो मस्त हो जाते हैं। ये कैसे इस जो प्रकृति और स्पिरिचुअलिटी को गुरुजी आगे लेके चल रहे हैं। तो ये पूरा जो समय आप लोग सब जो दर्शक है, साथी है, सब जानते हैं कि सालों से गंगा के बचाने का लड़ाई भी चल रहा है। और पिछले 6 दिन पहले 18 साल का हमारी जो ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी अनशन पे बैठे थे, जो 2018 में सानंद जी जब अनशन बैठे थे उनका, और उसके बाद जब उनका आत्म बलिदान हुआ, शहादत हुआ, उसके बाद आत्मबोधानंद 194 डेज वो अनशन पे बैठे और सरकार तब कुछ बात सामने रखे। और ऐसे कोई हवा में नहीं, लिखित रूप से सरकार वो बात को सामने रखे और मातृ सदन को आश्वासन दिए कि वो ये काम करेंगे। लेकिन उसके बाद और 2 साल चले गए, कोई काम भी नहीं। और आज हर रोज गंगा को मारने का काम जो है वो चल रहा है। तो इसी समय 6 दिन पहले आत्मबोधानंद को पुलिस आके लेके गया और फोर्स जो उसका आईवी में चलाना शुरू कर दिया। इसी समय गुरुजी भी अपना जो अनशन वो शुरू किया है। तो मैं एकदम शुरू में ही
गुरुजी को अनुरोध करूंगा कि आज का स्थिति जो है वो सामने रखें। उसके पहले मैं 2 मिनट के लिए संदीप पांडे जी को थोड़ा अनुरोध करूंगा। ये जो सत्याग्रह हो, ये जो वेबिनार, ये एक दिन का नहीं, कंटिन्यूअस एक प्रोग्राम है, बार बार हर रोज ये प्रोग्राम होता है। सो सत्याग्रह जो जो वेबिनार का कंटिन्यूएशन चल रहा है, उसके बारे में 2-3 मिनट में आप रखें। उसके बाद हम लोग गुरुजी को सुनेंगे। आज के दिन में ये जो गंगा का आंदोलन है, उनका जो लड़ाई है और गुरुजी का जो सोच है, उसको हम लोग सुनेंगे। संदीप पांडे जी। नमस्ते। ये सत्याग्रह की शुरुआत तो इस तरह से हुई थी कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग इस पे मिलके अपनी कुछ अलग अलग विषयों पे चर्चा किया करते थे। कुछ सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे, कहीं कोई चुनाव में खड़ा हो रहा हो तो उस उम्मीदवार से बात की जाती थी कि भाई वो किन मुद्दों को लेके खड़ा हो रहे हैं। लेकिन जब से किसान आंदोलन चला है तो हम लोग को ये लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि 1991 के आसपास जब से इस देश में नई आर्थिक नीति निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की लागू हुई, जिसमें कि एक तो निजी कंपनियों को खुली छूट दी जा रही है हर एक क्षेत्र में। उदाहरण के लिए गंगा वाला जो मुद्दा है, उसमें बांध बनाने की जो छूट दी गई है, और दूसरा जो प्राकृतिक संसाधनों पे लूट की खुली छूट दे दी है सरकार ने इन निजी कंपनियों को, तो इस देश की राजनीति का चरित्र बदल गया। पहले हमारे नेता लोग तय करते थे कि इस देश की नीति क्या हो, लेकिन अब जो है निजी कंपनियां तय करने लगी हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो किसान आंदोलन में ये बात एकदम साफ हो गई है सबको कि नरेंद्र मोदी जी अगर ये 3 कानून वापस नहीं ले रहे हैं तो ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये बात सबके दिमाग में बहुत साफ हो गई। और इस आंदोलन की आवाज को लेके हम लोगों तक जाना चाहते थे ताकि हम सबकी समझ इसके बारे में ठीक से बने। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनको कैसे ठीक से समझा जाए। जैसे मोदी जी कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है, रहेगा, तो ऐसा लगता है कि वो उससे कोई खतरा नहीं है किसानों को। लेकिन ये बात थोड़ी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि ये बात उसी तरह की है कि सरकारी स्कूल थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जैसे ही निजी शिक्षण संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आ गए, सरकारी स्कूलों की दशा बहुत खराब हो गई। और अब उसमें सिर्फ वही बच्चा पढ़ने जाता है जिसके माता पिता कोई फीस नहीं दे सकते हैं। नहीं तो जो भी फीस देने की क्षमता रखते हैं, यहाँ तक कि मजदूर वर्ग के लोग भी, वो सब अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये कहानी हर एक क्षेत्र में दोहराई जा रही। पहले नदी प्रबंधन का काम सरकार करती थी, अब जो है उसे निजी हाथों में दिया जा रहा है। चाहे वो बांध बनाने की बात हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात हो, या चाहे कोई भी बात हो। यहाँ तक कि जो IIT कंसोर्शियम बनाया गया था, उसके पहले ये पूरा ठेका किसी विदेशी कंपनी को दिया जाने वाला था। ये तो उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं, जब देश के अंदर इतने प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान है तो उनके वैज्ञानिकों को ये काम दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते जरूर आत्मनिर्भर भारत की बात है, लेकिन उनका जरा भी आत्मनिर्भरता पे कोई भरोसा नहीं है, और वो एक एक करके हर एक क्षेत्र को बेचने पे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कोई सरकार नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा विक्रेता आ गया है। जो एयरपोर्ट है, जो अलग अलग सार्वजनिक उपक्रम है, यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रक्षा क्षेत्र की इकाइयां भी, वो एक एक करके बेचने पे तुले हुए हैं। और बैंकों का हाल आप देख ही रहे हैं। बैंक के कर्मचारी इस समय हड़ताल कर रहे हैं देशव्यापी। यही हाल बीमा क्षेत्र का है। तो इसी निजीकरण की मार गंगा पे भी पड़ रही है, क्योंकि गंगा पे जो बनने वाले बांध हैं वो सब निजी कंपनियां बना रही हैं, और ये इतनी शक्तिशाली हैं कि इनके आगे नेता लोग अपनी बात जो है उनसे नहीं मनवा सकते। जैसे कि जो एनवायरमेंटल फ्लो की बात थी, नितिन गडकरी जी ने कहा कि
30% होगा। हालांकि आईआईटी कंसोर्शियम ने कहा था कि 50% करीब होना चाहिए, लेकिन वो बात कोई भी कंपनी मानने को तैयार नहीं है। तो हम लोग अब ये श्रृंखला रोज चला रहे हैं और किसान आंदोलन के संदर्भ में देश में अलग अलग इलाकों में जो अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं और अलग अलग आवाजें हम इसके माध्यम से उठा रहे हैं, ताकि किसान आंदोलन भी मजबूत हो और स्थानीय स्तर पे जो आंदोलन चल रहे हैं उनको भी मजबूती मिले। तो ये मैं सत्याग्रह के परिचय के रूप में रखना चाहूंगा। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, आप रोज शामिल हो सकते हैं इसी लिंक से। और अब मैं चाहूंगा कि तपस भाई आगे बात बढ़ाएं। चैट बॉक्स में एक कमेंट आया है कि प्रोफेसर अग्रवाल जी की कुर्बानी के बाद आंदोलन के बारे में थोड़ा अपडेट करें। और जी, तो उसके बाद क्या क्या हुआ प्रोफेसर जीटी अग्रवाल के जाने के बाद 2018 में, मुझे लगता है कि स्वामी जी सबसे बेहतर व्यक्ति हैं इसको रखने के लिए। तो अब तपस भाई आप इसको आगे। ठीक, धन्यवाद। और अभी हम लोग गुरुजी को ही अनुरोध करेंगे, क्योंकि गंगा से जुड़े हर जो आंदोलन हो और उसका स्थिति हो, वैज्ञानिक दृष्टिभंगी हो और उसका जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, सभी गुरुजी उसको चर्चा करते हैं और जानते हैं और उनसे हम लोग भी सीखते हैं। तो मैं गुरुजी को अनुरोध करूंगा, लेकिन मेरा एक सिर्फ अनुरोध, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न मैं रखूंगा कि ये गंगा का जो अस्तित्व है ये असल में क्या है। और ये जो बार बार हम लोग सीखते हैं कि अविरलता ही गंगा का अस्तित्व का असल कारण होगा। तो उस तपस भाई आप अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो, हाँ हाँ, हाँ, अब आ रहा है। हाँ अभी साहब, मैं गुरुदेव जी को अनुरोध करूंगा कि आप रखे। मैं मेरा एक प्रश्न सामने रखना चाहूंगा। हम आपसे जानते हैं कि गंगा का अस्तित्व ये असल में क्या है, इसको आप थोड़ा सामने रखिए हम लोग के। और ये अविरलता के साथ जो गंगा का अस्तित्व का संपर्क है, उसको कैसे हम लोग देखेंगे। और उसके साथ जो सानंद जी का लड़ाई, जो एक क्वेश्चन भी आया है, जो लड़ाई के साथ जो उनका जो सत्याग्रह और आत्म बलिदान के बाद जो जो घटना हुए, उसके आप देखते हुए आज को क्या आपका जो आज एक कठिन जो सिद्धांत जो आप शुरू में कह रहे थे कि ये अनशन छोड़ के और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, उसको आप अपने सामने रखिए गुरुदेव जी। गंगा, जहां तक गंगा के महात्म का संबंध है, यह आप सब जानते हैं। गंगा आध्यात्मिक रूप से अनेक ऋषियों को सांत्वना देती है, शांत देती है। धार्मिक रूप से अनेक क्रियाकलाप गंगा के तट पर ही होते हैं और भौतिक रूप से भी गंगा का जो बेल्ट है वो कितना उपजाऊ है, ये सब के सब जानते हैं। तो गंगा का महात्म शुरू से ही बना हुआ है। गंगा किनारे ही अनेक ऋषियों ने तप करके सिद्ध को प्राप्त किया। गंगा किनारे ही बहुत से धार्मिक अनुष्ठान अब भी होते हैं। जहां तक कुंभ का सवाल है, दो कुंभ, हरिद्वार और प्रयागराज का कुंभ गंगा किनारे ही होता है, जहां करोड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। तो ऐसे में गंगा की महत्ता का तो वर्णन ही नहीं है और इसे कोई नकार भी नहीं सकता। और मोदी जी भी जब आए थे तो मुझे कोई नहीं बुलाया, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। तो इसी से लगता है कि वो भी गंगा माँ के नाम पर ही आए थे। अब जहां तक सानंद जी का सवाल है, आप सब जानते हैं सानंद जी का व्यक्तित्व कैसा था। सानंद जी एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। सानंद जी को गंगा के प्रति जो धारणा थी ये भी सब विदित। अब मैं ये बता दे रहा हूं सानंद जी के अनशन के बाद क्या हुआ।
शानन जी का अनशन लगातार चल रहा था। उनके 110वें दिन के अनशन पर यहाँ के 109वें दिन के अनशन, यहाँ के जो उस समय के सांसद थे, जो कि मानव संसाधन मंत्री हैं, वे आए और उन्होंने सब बातें मान ली और कहा कि कल तक हम इसका ये कर देंगे, समाधान लिखित रूप में कर देंगे। परंतु ये 9 अक्टूबर की बात है, 10 अक्टूबर को हम जग कर रहे थे, शानन जग के पास बैठे हुए थे। भारी पुलिस बल के साथ उन्हें जिस रूप में उठा के ले जाया गया है, ये कहने की बात नहीं है, ये वीडियो वायरल है। लेकिन हमने उन्हें वचन दिया था कि मां सदन, आपके इस आंदोलन को जारी रखेंगे। इसी क्रम में आत्मोधानंद बैठा। आत्मोधानंद के बैठने के कुछ ही दिनों के बाद जबरन उठा के ले जाया गया एम्स ऋषिकेश में। आप सबको पता है, शानन जी को 10 अक्टूबर को उठा के ले जाया गया है। जिस हालत में उठा के ले जाया गया है आप सब जानते हैं। वहीं 9 अक्टूबर को खनन बंदी का एनएमसीजी ने आदेश सेक्शन 5 लगाया था और इस चीज को गुप्त रख दिया गया। और 10 तारीख को जिस रूप से उन्हें उठा करके सीधा जाकर के 24 घंटा के अंदर मृत घोषित कर दिया, यह जगविदित है। इस पर कोई जांच भी नहीं बैठी। इतना ही नहीं, हमने जब केस किया तो जो मजिस्ट्रेट थे देहरादून के, वो सब बात समझ गए और वह इसका जांच का आदेश करने वाले थे, वो केस को दर्ज करने वाले थे। जिस दिन वो फैसला देते उसके 2 दिन पहले उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद आज तक इस केस की सुनवाई नहीं हुई। खैर, उसके बाद कोरोना काल आ गया, देखिए चल रहा है। तो आत्मबोधानंद का जब अनशन चल रहा था, 25 अप्रैल 2019 को एनएमसीजे के डायरेक्टर राजीव मिश्रा जी और एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, दोनों महासदन आए। मुझसे पहले हमसे दिल्ली में बात हुई थी और आकर के उन्होंने सब बातें मानी, अक्षरशः जो हम लोगों ने कहा सब बातें मानी, और कहे कि अभी चूंकि आचार संहिता चल रहा है इसलिए अभी नहीं होगा, अभी हम उसके बाद सब कुछ कर। तो भी मैंने कहा कुछ लिखित दे दीजिए, तो 4 मई को लिखित दिए हम मानेंगे। परंतु जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप इसको देखिए। 21 जून को महासदन से एक पत्र गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बाय नेम। उसमें मैंने लिखा है यह अभूतपूर्व है कि देश के, हाँ एक बात और थी, वहां पर राजीव मिश्रा जी ने कहा था कि जब वार्ता हो रही है हम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के आदेश से उनके संज्ञान में वार्ता हुई है, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो 21 जून को हमने पत्र लिखा कि अभूतपूर्व है कि देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में हुई वार्ता और लिखित आश्वासन के अनुपालन नहीं हो रहा है। और उसमें मैंने ये लिख दिया था अंत में कि उसमें कहा कि आप नहीं करेंगे तो हम पुनः अनशन करेंगे। इस अनशन को शुरू करने का कारण प्रधानमंत्री जी का वादा खिलाफी होगा। लेकिन उस समय उन्होंने इसका संज्ञान लिया और 28 जून को ही उन्होंने जल शक्ति मंत्री को लिखा कि आप इनको, यही लैंग्वेज है, इस कार्यालय में प्राप्त श्री ब्रह्मचारी दयानंद के दिनांक 21/2019 के पत्र मौखिक अध्यावेदन का सारांश यथोचित कार्यवाही के लिए अग्रेसित किया जाता है। कृपया याचिकाकर्ता को जवाब भेज दिया जाए और इसकी एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करा दी जाए। मैंने 7 दिन में ही उन्होंने इसका संज्ञान लिया, परंतु जल शक्ति मंत्री ने इसकी अवहेलना करना शुरू कर दिया। तब हमने बार बार जब उनको अनुरोध किया वार्ता के लिए, तो 10 सितंबर को उनसे वार्ता हुई और उन्होंने सब बात मान ली।
अक्षरशः कहा कि आप हमको स्मरण दिलाने के लिए आए हैं, हम सब बात करेंगे, परंतु उन्होंने किया नहीं। जब क्या नहीं, हाँ एक बात इसमें और है जानने की बात कि उस वार्ता के बाद 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एक पत्र भेजा। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था उस पत्र में पहला आप देखिए, इलीगल माइनिंग एंड स्टोन क्रशिंग पल्वराइजिंग एक्टिविटी इन हरिद्वार, डायरेक्शंस हैड बीन इश्यूड बाय द एनएमसीजी टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार फॉर इंश्योरिंग compliance on the directions on ban of mining and stone crushing pulverizing activities in the Ganga river and its tributary Haridwar. The matter is being continuously followed up to the DM Haridwar and with the state government of उत्तराखंड एंड सेंट्रल पॉलिसी बोर्ड। उसने इसके बाद उन्होंने ई फ्लो की बात इतिहास की है। और लास्ट पारा देखिए, इन व्यू ऑफ द foregoing, you would appreciate that since a substantial progress has been made on all the demands and further positive results are expected to flow for which your cooperation is solicited. इसमें स्पष्ट है कि some of the demands नहीं है, on all the demands। उसके बाद राज्यसभा में भी राज्यमंत्री कटारिया जी ने इन सब बातों को दोहरा करके कहा है कि हम महासदन के संपर्क में हैं और उनकी सब बातों को मानेंगे और खनन बंदी के लिए हमने डीएम को कह दिया है कि वहां बंद रहे। ये राज्यसभा में भी कटारिया मंत्री जी बोले। उसके बाद यहाँ का त्रिवेंद्र सिंह रावत था, उसके बारे में हमारे पास कोई शब्द नहीं है, वो मानवता के नाम पर कलंक। तो ये अनशन जब नहीं हुआ तब पद्मावती बैठी, और पद्मावती के साथ जो व्यवहार हुआ वो मानवता को कलंकित करने वाला है। वही जब फिर 10 जनवरी को हम जल शक्ति मंत्री के साथ बैठे तो सब बात से न रहे। ऐसा झूठा फरेबी दगाबाज कोई व्यक्त हो ही नहीं सकता है जो 10 सितंबर को सब बात मानेगा और 10 जनवरी को सब बात से पलट जाएगा। खैर, पद्मावती अनशन पर थी और उसके बाद पद्मावती के साथ जो षड्यंत्र किया गया उसके बारे में हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। इसे गर्भवती तक घोषित कर दिया गया, झूठी जब ये चैलेंज की 100 करोड़ का दावा की तब उससे उसको रिट्रीट करना पड़ा। उसके बाद इसे एक ऐसा बिजनेस गैस सुनाया जिसके चलते अभी भी मैं इसका फोटो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। फोटो आया पद्मावती का, फोटो देख लीजिए। और पद्मावती के साथ जो हालत किया है वो ये देखिए। तो फोटो आया कि नहीं आया इसका, फोटो ला दीजिए। चेयर पर है, आया जी। तो पद्मावती का ये हालत देख लीजिए। हाँ, इसको मरणासन कर दिया था। इतना ही नहीं, जब इसको हम एम्स दिल्ली ले जा रहे थे तो रास्ते में छीनना चाहा, लेकिन हम लोगों ने उसे कामयाब नहीं हुए। खैर, ये जब इसको यहाँ से उठाया था 30 जनवरी को, उसी समय आत्मोदानंद अनशन में बैठे। आत्मोदानंद जब अनशन पर बैठा था तो ये लोग इस हालत में कर दिया था कि सोचा था कि वहां जाते जाते ये मर जाएगी, इतना ही सबको अपना कॉन्फिडेंस था। लेकिन भगवान की कृपा थी, वहां जाकर के 17 फरवरी को इसको यहाँ से हम लोग दिल्ली ले गए थे। 19 को इसको होश आया, ये बेहोश हो गई थी। 19 को इसे होश आया और जब हमारे महात्मा लोग वहां थे उन्हें यह पहचान ली, और पहचानने के बाद हमने यहाँ पर, चूंकि बहुत से लोग चिंतित थे, हमने यहाँ पर ये घोषणा की पद्मावती को होश आ गया और सबको पहचान रही है। उसी क्षण 21 साल से जो हमारी सुरक्षा आ रही थी उसे हटा दिया। और इतना ही नहीं, उसके लिए आत्मोदान में जल का त्याग किया तो उसे भी उठा करके एम्स दिल्ली ले गया और एम्स दिल्ली ले जाकर के वहां उसे एम्स डिस्चार्ज कर दिया और लावारिस अवस्था में। तब जब ये हुआ तब हम स्वयं बैठे तो इसके बाद
बात ये हुई कि कोरोना का उस समय में भीषण प्रकोप हो गया और हमने लोगों ने कहा कि इस समय में कहीं सब ऑफिस तो भी सब कुछ बंद था, तो मैं उसे विराम दिया। इस बीच में कोरोना काल में और सब कुछ बंद ही था। खनन बंदी का जो आदेश हो गया था उसको त्रिवेंद्र सिंह रावत अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह से लिखवा करके और एक हाई पावर कमेटी बना दी और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके खनन खोलने की सिफारिश कर दी। ये जब हमको पता चला तो हम पुनः 3 अगस्त से अनशन पर बैठे। 3 अगस्त से जब अनशन पर बैठे तो 2 सितंबर को हमें एनएमसी से पत्र प्राप्त हुआ, जिस पत्र में वो स्पष्ट था कि हमने उसमें था कि इस क्षेत्र को खनन वर्जित नोटिफिकेशन करो। इस संबंध में उन्होंने एमओईएफ को पत्र लिख दिया था कि इसी को कैंसिल करो, और हमें उन्होंने पत्र दिया कि रायबाला से भोगपुर तक गंगा नदी में अवैध खनन पर रोक के संदर्भ में महासदन की मांग और 3 अगस्त 2020 से जारी तपस्या को विराम देने का आपसे सभी ने अनुरोध करता हूं। मैं आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड वन विकास को मार्च और अप्रैल में श्यामपुर, बिशनपुर, चिड़ियापुर और भोगपुर क्षेत्र में खनन हेतु पर्यावरणीय अनुमति दी गई थी। उपरांत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा IIT कानपुर द्वारा इस क्षेत्र में खनन के ऊपर तकनीकी अध्ययन कराया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण वन एवं पर्यटन मंत्रालय को पर्यावरणीय अनुमति पर विचार कर रोक लगाने के लिए निवेदन किया गया है। हमें पूर्ण आशा है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा खनन की पर्यावरण अनुमति पर पुनः विचार कर खनन प्रक्रिया एवं अन्य मांगों पर का जल्द समाधान करेंगे। अन्य विषयों पर भी सरकार गंगा जी के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। ये हमको पत्र दिया। उसके बाद अनशन समाप्त हो। इस बीच में ये लोग क्या किया, 3 जुलाई को ही पत्र मैंने खनन का खोलने का आदेश किया था, उसके बाद ये पत्र हमको दिया। अब प्रश्न उठता है कि इस साल इसी बीच में क्या हुआ कि ऋषिगंगा का प्रकोप हुआ। ऋषिगंगा हमें तो कहा था कि सब परियोजनाएं हम बंद कर देंगे, और ऋषिगंगा इसमें है सब में बाद में सानंद जी के समय में 4 हो गया था कि 4 कम से कम तुम बंद कर दो। इसमें तपोवन विष्णुगौड़ पीपल कोठी, हाटाब्यू और सिंगुली खटवाली, 4 जो मुख्य गंगा पर है उसको बंद करने की बात थी। तो उस समय में हम लोगों ने देखा कि तपोवन विष्णुगौड़ पर तो काम हो रहा है, तो उसी लिए आत्मबोधानंद ने 23 फरवरी से अनशन शुरू किया और सानंद जी की मांगों को लेकर के सानंद जी की मांगों को लेकर अनशन शुरू कर दिया तो चला। 23 को बैठा है और 25 को खनन भी खोल दिया। उस दिन उसके बाद आत्मोदानंद जल का भी परित्याग कर दिया। जब आत्मोदानंद जल का परित्याग किया तो उसके 6ठे दिन उसको उठा करके ले जाएंगे। उसमें एक बात रही कि एक टंडन करके डॉक्टर है, वो इसे ले जा रहा था ऐसी जगह जहां उसे मार ही देता। हम लोगों ने कहा कि ऐसी जगह तुम नहीं जाने देंगे, तुमको या तो जो इलाज करना हो आश्रम में करो, यानी तो जो हॉस्पिटल हम कहें वहां ले जाओ। तो अंत में रामकृष्ण मिशन ले गया, इसलिए उसका जान बचा। यदि जो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाता तो उसको भी ऐसी दिखा देता कि ये हालत हो गया, वो हालत हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, वो चाहिए, ये नाना पार कर रहा था। आज वो वहां तो जब उसको उठाया तो उसी दिन से मैं सफल बैठे। पिछले बार जब हम बैठे थे तो हम 5 गिलास जल लेते थे, इस बार हम 4 गिलास जल लेना शुरू किए। आज से मैं उनसे 3 गिलास ही कर दिया हूँ, क्योंकि जब सरकार इतनी असंवेदनशील है तो हमको अब शरीर रखना, क्योंकि सानंद जी को मैं वचन दिया था यदि मैं आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं भी शरीर करके आ जाऊंगा। तो अपने वचन का निर्वहन कर रहा है। तो सरकार इतना असंवेदनशील है, हम अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं क्या करूँ, यहाँ तक वो अपने अपने असर से काम करते हैं।
फिर आपने जो प्रश्न दिया उसका सब मैंने सिलसिलेवार उत्तर दे दिया। हाँ, तो सिर्फ प्रश्न और उत्तर का सवाल नहीं, हम लोग जब सुन रहे थे कि ये पूरा जो एक एक करके लगातार इस गंगा को बचाने का जो मुहिम मातृ सदन चला रहे हैं, उसमें एक सरकार इतना ही इसका रुख है, कभी भी इसको सामने, और सच जो है वो सामने नहीं आ रहा है। और ये बात देश का जो मीडिया है उसमें भी कभी भी हम लोग तो इतने दूर से कलकत्ता से इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में एक भी इसका खबर का जो है जिक्र नहीं होता है। तो आज हमारी जो ये 1 घंटा हम लोगों का एक बैठक चलेगा, और बंगाल का बहुत सारे जगह से मैं देख रहा हूँ, सुंदरबन से और जो बंगाल का जो नदियां है, नदिया से और बहुत सारे जगह से लोग आज जुड़े हैं। झारखंड से हमारे साथी भी आज जुड़े हैं जो देख रहे हैं, और हमें शायद इसको सबके सामने लेके जाने का काम भी करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं फैजल खान भाई जी, जो खुदाई खदमतगार से जुड़े हैं। तो मैं फैजल भाई को थोड़ा अनुरोध करूंगा कि ये जो गंगा के बचाने का जो लड़ाई और जो सत्याग्रह, सचमुच के जो सत्याग्रह चल रहा है देश में, उसको आप कैसे देख रहे हैं और इसके लिए आपका क्या ओपिनियन रहेगा, फैजल भाई? तपस भाई, एक सवाल आया है कि आत्मबोधानंद जी अभी कहाँ हैं और कैसे हैं? थोड़ा आश्रम से, मातृ सदन से कोई बता दे। ये आत्मबोधानंद जी रामकृष्ण मिशन में हैं। अच्छा, इसलिए हमें आशा है कि ना, इसलिए बच्चे भी हैं। रामकृष्ण मामी ने कहा कि या तो तुम रामकृष्ण मिशन ले जाओ या एमसी दिल्ली ले जाओ, तो रामकृष्ण मिशन ले गए हैं। और वहाँ वो यदि किसी दूसरी जगह जाते तो उनको भी रामकृष्ण मिशन से हम लोगों का भी बढ़िया संबंध है, इसलिए रामकृष्ण मिशन। ठीक। हाँ, अब फैजल भाई अपनी बात रख सकते हैं। या और कोई भी साथी अगर रखना चाहे। जी फैजल भाई इस समय ऑनलाइन नहीं है तो। अच्छा, कोई बात। ठीक है। और कोई साथी भाई बहन अपनी बात रखना चाहे? कल्लोल दा है बंगाल से, कल्लोल राय, तो मैं कल्लोल दा को अनुरोध करूंगा आप अपनी बात को रखें। तो कल्लोल दा 2-3 मिनट समय चाह रहे। तापस दा भी है, तापस विश्वास, और तापस विश्वास दादा है। मैं पूछना चाहूंगा स्वामी जी से कि जो उत्तराखंड के, क्योंकि इसके पहले वाले मुख्यमंत्री के बारे में तो उन्होंने अपनी राय बहुत स्पष्ट तरीके से रख दी, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री नए आए हैं, इनसे कोई आपका कोई संवाद का वो खुला है क्या रास्ता? इनके बारे में क्या कहा जाए, जिस दिन ये हुए उसी दिन देहरादून से एक डेलीगेशन इनके पास गया था जी, और कहा था कि ऐसे अनशन चल रहा है। वे बोले कि ठीक है, हम हरिद्वार जा रहे हैं आज ही और हम मिलेंगे। पता नहीं रास्ते में ही क्या हुआ, इनसे जाए नहीं। के बाद ये लोग कितने हैं, क्या वैसी से समझिए कि एक व्यक्ति हैं भोपाल सिंह चौधरी हैं, वो इनसे मिलने के लिए गए और कहा कि ठीक है आप उनसे बात कर लीजिए फोन पर। वो अपने ओएसडी को बोले कि फोन पर बात कराओ। ओएसडी ने फोन पर बात नहीं कराया और उनको कहा ठीक है हम बात करेंगे, और अभी तक बात नहीं।
इसी से उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री हो, खनन माफियाओं का प्रभाव इतना ज्यादा है कि, या माफियाओं का प्रभाव इतना ज्यादा है, वो उन्हें अपने चंगुल में लेकर ही काम करता है। इसलिए ये अभी कैसे कैसे हैं वो तो हम समझ गए कैसे हैं। जिन जो अपने हैं जी को कहेंगे फोन लगाओ और फोन नहीं लगाया, उस पर वो कुछ नहीं कर पाए, तो इनके बारे में हम क्या अभी तो आगे देखा जाएगा कि आगे क्या करेंगे। अभी हरिद्वार कितने बार आ चुके हैं और यहाँ आने का साथ हमारे ठीक से 2 किलोमीटर दूरी पर आए हुए थे और यहाँ नहीं आए। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए सब। सुनाई दे रहा है? हाँ कलोलदा बोलिए। बात अभी यह है कि हम लोग जो कोलकाता और पूरा बंगाल में जो कोशिश जारी रखे हैं, ये जो बात चल रहा है और मातृसदन का जो सत्याग्रह और अनशन चल रहा है, तब चल रहा है, इसको कैसे सभी जगह में स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो बात सबसे मुश्किल है वो है फ्रंटलाइन मीडियाज जो है, ये न्यूज़पेपर या टीवी, कोई भी जगह पे इसका कोई भी खबर हम लोग इतना कोशिश करने के बाद भी नहीं लाना पा रहा है। तो इस हिसाब से हम दूसरा और क्या कर सके, जैसे गंगा के लिए जितना भी विशेषज्ञ है जो काम कर रहा है पूरा भारत वर्षों में, उन लोगों को लेके साथ में कोई काम हम लोग कर सकता है। और दूसरा एक भावना हम लोग कोलकाता में खूब आज 4-5 दिन से जारी है। जब संदीप जी भी आए थे कोलकाता में और हम लोग बातचीत किए, उसके बाद एक प्रश्न आया है, कैसे ये जो गंगा का जो आंदोलन है, इसको हम लोग जो किसान आंदोलन जो चल रहा है अभी भारत में, उनको साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो किसान का जो आंदोलन है, ये पानी के ऊपर भी निर्भर करता है और उसके लिए गंगा, जिनके ऊपर करीब 50% भारतीय निर्भर करता है, उसको आजीविका निर्भर करता है, उसके लिए हम लोग कैसे किसान आंदोलन को भी गंगा के साथ जुड़ सके और गंगा को भी कैसे किसान आंदोलन के साथ जुड़ सके। ये 2 प्रश्नों को लेके मैं संदीप जी की राय भी लेना चाहूंगा और शिवानंद जी, परम पूजनीय हम लोग जो है आदरणीय सम्मानीय शिवानंद जी, उनका भी क्या राय है, कैसे हम लोग क्योंकि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसका जो असर है वो अभी पूरा भारत में छा गए हैं और अभी जो बहुत समस्या का समय में हम लोग चल रहा है पूरा देश में। बंगाल में वोट है और 5 स्टेट में भी वोट है, तो उसी हिसाब के हम लोग कैसे ये 2 जो आंदोलन चल रहा है, एक नीरव है और एक बहुत अच्छे से चल रहा है, ये दोनों को कैसे हम लोग एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से पहले थोड़ा कुछ बातचीत हो तो हम लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए कुछ खबर मिल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद कलोलदा। हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। गुरुदेव जी इसमें थोड़ा कुछ आप कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं किसानों के पास किसी रूप से अप्रोच किया जाए, जो प्रधानमंत्री के यहाँ से लिखित में जो मांग मांगी जाती है, उसे जब वो नठ जाते हैं तो किसानों को कहा जाए कि ये बात उनको दिखाया जाए कि आपकी बातों पर कितना विश्वास किया जाए। तो मैं दस्तावेज दूंगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के टीएमओ के ऑफिस से गया है, उसको लिखित में हमको मिला है, उसका उल्लंघन होता है। तो आखिर आपके बात अपने जो लिखित बातों का आप संज्ञान लें कि आप लिखित बातों से कैसे मुकरते हैं। वैसे तो भाषण में बोलते बोलते कभी मुकरने की तो है, लेकिन लिखित बातों का मुकरने का हमारे पास प्रमाण है। इस पर उनको ये किया जाए। इस पर आपका क्या कमेंट है? तब आप जो हमको कहते हैं कि ये भी रहेगा वो भी रहेगा, तो ये को भी एक होगा। और क्योंकि बोले कलोल राय जी की गंगा जो है किसानों की जमीन है, तो
गंगा का ही जल स्तर पानी का बना रहता है और जिससे खेती होती है। तो इन बातों को उनके सामने रखने से नहीं कुछ समझ में आएगा, वो हाँ, एकदम एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, ये बात बार बार बोला जा रहा है। और उसको कैसे हम लोग विश्वास करें? एकदम आपने जो प्रश्न उठाया, जहाँ लिखित रूप से जो बात कह के भी वो नहीं मान रहे हैं, तो ये बात को कैसे हम लोग विश्वास करेंगे? हम लोग से साथ जुड़े हैं बंगाल से रिवर एक्सपर्ट सुप्रतिम कर्मकार, उनको भी हम लोग सुनेंगे। एक मिनट तपस भाई, हाँ बोलिए। बीच में एक बात, ये जो गुरुदेव जी जो बोले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अभी का हालत में, क्योंकि इनके जरिए हम लोग किसान आंदोलन जो चल रहा है, उनको जो नेतृत्व में है, उनको पास भी जा सकता है। ये एक बहुत बढ़िया सोच गुरुदेव जी दिया है, क्योंकि ये लिखित जो है एनएमसीजी का, ये हम लोग बहुत पहले से ही जानकारी है हम लोगों को, और ये लेके हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल में एकदम शोर मचा के रखे हैं। जैसे एनएमसीजी का लिखित दिया हुआ जो वक्तव्य है, वो भी इनकार कर दिया मानने के लिए। उसी के लिए हम लोगों को जो भाई ब्रह्मचारी अत्तवधानंद को फिर से अनशन में बैठना पड़ा, और अभी गुरुदेव जी भी अनशन में ही है। तो ये बात लेके हम लोग किसान आंदोलन को जो नेतृत्व है उनको पास जा सकते हैं। संदीप जी भी इनके ऊपर राय दे सकते हैं। जैसे ये जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट हर वक्त, जे किसान का जो मांग है वो पूरा हो जाएगा, वो किसान के लिए ही है। हम लोग एकदम सामना सामनी पूरा अभी का जो है वो दिखा सकते हैं। जे 2 साल पहले जो लिखित दिया थे, उनको ये लोग नहीं मान रहा है, तो जो बोल रहा है, आश्वासन दे रहा है, ये भी नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से एक साथ हम जुड़ सकते हैं। और दूसरा जो बात है, ये जो सेच का जो है, पानी का सेच का जो जिसके लिए बड़ा बात हो रहा है, जिसके लिए बैरेज हो रहा है, ये अब पूरा फेल कर गया है पूरा भारत में, क्योंकि सेच के जरिए तापस भाई हर वक्त बोलते हैं, हम लोगों के पास भी जानकारी है, जो मिहिर शाह का जो रिपोर्ट है उसमें एकदम सामने आ जाता है, जे सेच से ज्यादा जो खेत है उनमें चाष करना संभव नहीं है। तो उसके लिए नदियों को जो पानी है वो जरूरत है। उसके लिए गंगा जो हम लोगों को माँ है, उस गंगा रिवर में पानी नहीं रहेगा तब कुछ नहीं होगा। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। जैसे ऊपर में कुंभ क्षेत्र में जैसे 125 किलोमीटर शुरू से वहां पे जो बांध बैरेज हो रहा है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए गंगा में पानी नहीं है। ये बात भी हम लोग जुड़ सकते हैं उसमें। इस के ऊपर संदीप जी का क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय जो किसान आंदोलन की वजह से देश में स्थिति पैदा हुई है, जिसमें लोग कम से कम ये सुनने को तैयार हुए हैं कि सरकार किसानों के हित के खिलाफ कोई काम कर रही है। ऐसे में हमको किसानों के बीच में जाना चाहिए, और हमारे जो पर्चे हैं, अगर हम सिर्फ दिल्ली में ही चले जाएं तो सिंघू बॉर्डर, टिकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर में मिला के इतने किसान हैं कि वहां पे अगर कुछ पर्चा बढ़ जाए तो वो पूरे देश में पहुंचेगा, वो बात पूरे देश में पहुंचेगी। और हमें ये कहना चाहिए कि एक तरफ सरकार जो है साधुओं को बलिदान करने पे मजबूर कर रही है। हाँ, उनकी जानें जा रही हैं अनशन पे बैठ के, ठीक उसी तरह से जिस तरह किसान की जान जा रही है बॉर्डर पे बैठे हुए। और ये सरकार इस देश के आम इंसानों की बात, उसके हित में जो बात है वो एकदम सुनने को तैयार नहीं है। तो हमें एक अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए वहाँ पे अपनी बात रखने की। अगर वहाँ भी मंच पे बात रखने का मौका मिले तो वो भी करना चाहिए। नहीं तो एक पर्चा तो, एक सरल भाषा में एक पर्चा तो बट ही सकता है, जिसमें
आत्मबोधानंद जी का और स्वामी शिवानंद जी का वो तस्वीर के साथ हो, और कहा जाए कि जैसे हम लोगों ने पहले एक पर्चा बनाया था प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल और आत्मबोधानंद जी के ऊपर कि भाजपा के राज में साधु अनशन करके अपनी जान देने को मजबूर क्यों, ये सवाल हम लोग खड़ा करें। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात अभी मालूम ना हो और उनको जानकारी हो, तो फिर वो भी इस बात को उठाना शुरू करें। और दूसरा, ये जो तय हुआ था कोलकाता में कि 3 अप्रैल को हम लोग वहाँ पे मिले मातृ सदन में, मेरी फैजल भाई से बात हुई है। हम सब लोग मैं 2 को दिल्ली में रहूंगा शाम को, और वहाँ से हम सब लोग मातृ सदन आने को तैयार हैं। तो एक दिन के लिए देश भर से लोगों को बुलाया जाए और वहाँ पे बैठ के मंथन हो कि इस आंदोलन की आवाज कैसे और मुखर हो। और उसमें हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि किसान आंदोलन के कुछ नेता, जिन लोगों से मेरा परिचय है उनको मैं फोन कर सकता हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि कुछ उनके लोगों को भी बुलाया जाए और ये बात किसी तरह से देश के सामने आए कि किस तरह से मातृ सदन के साधु एक एक करके अपना बलिदान देने की तैयारी किए हुए हैं, और सरकार उनकी बात सुनने को नहीं तैयार है जिस तरह से किसान आंदोलन की बात को सुनने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि एक जनता के बीच में सीधे जाके जो किया जा सकता है वो ये एक काम किया जा सकता है, जिसमें कि हम, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में लोग आए हैं और वो सब संवेदनशील लोग हैं, वो संवेदनशील हैं, इसीलिए आंदोलन में हिस्सा लेने आए हैं। तो वहां पे अगर पर्चा बटेगा तो उस पे लोग गौर करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि हम वहां कुछ पोस्टर भी लगाएं, वहां पे जो किसान के धरने चल रहे हैं कुछ पोस्टर भी लगाएं, ताकि लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षण हो। ठीक है। और ये पर्चा जो है वो डिफरेंट भाषा में, हिंदी के साथ, क्योंकि पूरा देश से ही लोग जो जुड़े हैं, और बांग्ला में भी एक बने, और उसको हम लोग बांग्ला और हर जगह इसको पर्चा बांटने का काम हम लोग शुरू करें। तो ये 2 प्रस्ताव को हम लोग आगे बढ़ाने का जो काम है संदीप भाई जी, हम लोग शुरू करते हैं। एक तो 3 तारीख का मातृ सदन चलो, ये एक वार्ता हम लोग लेके पूरा देश भर में जो जैसे हम लोग जुड़े हैं, जितना कार्यकर्ता है जो सामाजिक के काम के साथ जुड़े हुए हैं, और एक्सपर्ट जो है जो इससे संवेदनशील है इस समय, उनको हम लोग अप्रोच करें, और किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है उनके पास भी हम लोग जाए और अप्रोच करें कि 3 तारीख आप लोग आए, और उसके पहले जो पर्चा तैयार करना और उसके बीच हम लोग उसको लेके जाना, ये काम शुरू करेंगे। हम लोग एक मिनट तपस भाई, हाँ, एक मिनट। जो बात चलते रहे, और 2 साल पहले 17 मार्च हम लोग इसी वक्त मातृ सदन में ही थे, वो जो यात्रा हुए थे संदीप जी के आह्वान में। तो बात यह है कि जब हम लोग किसान आंदोलन को पास जाए, उनको वहाँ के साथ पर्चा लेके बातचीत करें, तो सभी ने जो बातचीत कर रहा है, एक पोस्टर जैसे हम उस पदयात्रा में भी रखे थे, उसी हिसाब के कोई पोस्टर गले में लगा लेते हैं। तो जब सभी जगह पे ये बात हम लोग बंगाल में सब जगह में कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, मातृ सदन का जो बलिदान है और सन्यासी का जो अनशन है, ये लेके हम लोग घूमते हैं। इसके साथ कोई 2 वार्ता किसान आंदोलन को और गंगा को एक ही साथ रख के हम लोग जाए, तो इसमें भी ज्यादा भी लोगों के साथ हम जुड़ सकते हैं। थैंक यू। ठीक, पर्चा और उसके कैसे हम लोग जाएंगे उसका डिटेल हम लोग फिर और एक बार बात कर लेंगे। एक सजेशन आया है कि 22 तारीख 22 मार्च वाटर डे है, उसमें हम लोग अगर कोई कुछ जो वार्ता आए है, दिस इज गुड सेशन, गवर्नमेंट इज कम्युनिकेटिंग अराउंड वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च है, उसमें भी हम लोग कोई प्रोग्राम ले सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और अभी हम लोग
सुप्रतिम दा, आप क्या सुन रहे हैं हम लोगों को? आप अपने नाम से नहीं है, शायद दूसरे कोई नाम से जुड़े हैं आपका। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। आपको 2 मिनट मैं अनुरोध करूंगा। आप बंगाल से जाने माने रिवर एक्सपर्ट है और नदी आप एक क्वेश्चन भी रखा है कि गंगा बंगाल से भी जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? को सुंदर हिमालय में जो घटना घटी उसका प्रभाव तो बंगाल में भी हो रहा है, और हिमालय में जो एक एक करके बाद जो खनन चल रहा है उसका प्रभाव बंगाल में भी हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल का जो रिवर के आप कैसे गंगा को देख रहे हैं, उसके ऊपर 2-3 मिनट में आप अपना बात को रखिए। धन्यवाद तापस दा, आपने मुझे इस अनमोल समय उपहार दिया कुछ बात बोलने के लिए। मैं संदीप जी को भी मेरा धन्यवाद बोलूंगा और मातृ सदन आश्रम का महाराज को भी मेरा प्रणाम। मेरा कहना है कि ये देखिए कि नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन एक बहुत बहुत बड़े काम किए हैं। वो काम है कि इस भारतवर्ष का भारतवर्ष तो नदी का ही एक और एक नाम होता है, तो इसीलिए वो जो परिवेश के ऊपर हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, परिवेश के ऊपर उन लोग जो सनद प्रस्तुत किए हैं वो एक माइलस्टोन है। तो इसीलिए गंगा के ऊपर क्या काम करना है, हिमालय नहीं बचेगा तो गंगा कैसे बचेगी, ये एक बहुत बड़े प्रश्न है। तो मेरा कहना है कि हम लोगों को जो करना है हिमालयन पॉलिसी के ऊपर बहुत जोर डालना है, और इसी के साथ गंगा को भी बचाने के लिए गंगा की सहायक जो नदियां होते हैं उनके ऊपर बहुत जोर डालना है, क्योंकि हमारे देश में छोटे बड़े सभी नदी गंगा की तरह ही पवित्र माना जाता है, और वो सब भी गंगा की ही कन्या ही है। तो इसीलिए हम लोगों को एक ऐसा सस्टेनेबल पॉलिसी बनाना होगा जहाँ हिमालय भी बच सके और गंगा भी बच सके, क्योंकि ये भारतवर्ष गंगा के ही दान है। तो मैं कहूँगा और एक बात कि जो गंगा एक्ट प्रस्तुत किए थे स्वामी सानंद ने, तो उन एक्ट को इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो हमारे देश बहुत संकट में पड़ जाएगी। धन्यवाद। मैं सब हर वक्त गंगा के साथ जुड़ा हूँ और नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन का मैं एक साथी भी हूँ। तो नमस्ते। धन्यवाद। हम लोग करीब खत्म करने के समय पे आ गया है। उसके पहले अभिजीत मित्र दादा है। अभिजीत जी बंगाल से जुड़े हैं, लेकिन बहुत दिन वाराणसी में रह चुके हैं। अभिजीत मित्रा, आप क्या सुन रहे हैं हमें? आप कुछ जोड़ना चाहेंगे अभिजीत दा? 2 मिनट आप कुछ जोड़ना चाहेंगे 2 मिनट के लिए? आप मैं बस एक मिनट में ये कह रहा हूं कि जो मातृ सदन से जो काम जो चल रहे हैं उसके अंदर से जो मॉरल इम्पैक्ट, जो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है, ये स्पिरिचुअल इम्पैक्ट किसान आंदोलन को सिर्फ कुछ डिमांड्स से ऊपर ले जाता है, एक नया समाज के निर्माण के तरफ, जो न्याय और त्याग और भाईचारा से जुड़ा हुआ समाज है उसके निर्माण के तरफ प्रेरित कर सकता है। और इस दिशा में इन दोनों आंदोलनों के बीच में जो मेलजोल अगर होता है तो किसान आंदोलन भी एक नए स्तर पर अपने आप को उठा सकता है। बस इतना ही हमें कहना था। हाँ, फैजल भाई के जुड़े हैं। अभिजीत दा को धन्यवाद। आप एकदम जो दिशा से हम लोग जाना है उसके तरफ आप इंगित किए हैं।
ये भाईचारा और समाज कैसे बनाए, ये काम ही लोगों को हर रोज चर्चा पे लाना जरूरी है। फैजल भाई जुड़े हैं क्या? मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शायद उनको जोड़ नहीं पाए। ये इस समय ऑनलाइन नहीं है। ओके ओके ठीक है। अच्छा, और प्रवीर मिश्रो जो सुंदरबन से जुड़े हैं। प्रवीर, आप हम लोगों को सुन रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप अगर हिंदी में आपका प्रॉब्लम होता है तो आप बांग्ला में भी कह सकते हैं। ये जो बात है सुंदरबन का साथी होते हुए सुंदरबन से आप जो इस पूरा जो माहौल है उसको देख रहे हैं, जो लड़ाई उसको भी देख रहे हैं, सत्याग्रह और किसान जो मूवमेंट है उससे भी आप जुड़े हैं। तो और काल जो है सुंदरबन में एक हाईकोर्ट का, कलकत्ता हाईकोर्ट का एक राय आया है जिसमें ये जो जंगल जमीन पानी है जो हम लोगों का अधिकार है, जो भारतवासी रहते हैं इस देश का नागरिक है, उनका अधिकार है, उस अधिकार से कैसे हम लोग को छीना जा रहा है, अधिकार छीना जा रहा है। काल हाईकोर्ट में एक राय आए है, कह रहे हैं कि सुंदरबन में कोई नहीं जा पाएगा, लेकिन बायोस्फीयर जो है इंटरनेशनल जो बायोस्फीयर बनाने का जो सिस्टम है उसमें ही कहा गया है बायोस्फीयर मतलब सिर्फ जंगल बाग और पेड़ पौधे नहीं है, उसे इंसान भी जुड़े हैं। तो उस बायोस्फीयर में भी जाना हाईकोर्ट ने कह रहे हैं कि उसमें हम लोग जा नहीं पाए। तो उसके साथ आप लोग जो पूरा गंगा बचाने का जो लड़ाई है उसको कैसे देख रहे हैं? प्रवीदा को मैं अनुरोध करूंगा 2 मिनट में उसको रखें। सबको नमस्ते मेरे तरफ से। अ, ये बात है क्योंकि आज मैंने पोस्ट किया है, कल जब आपने बोला जैसे एक मैसेज आया है और हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तब से आज मैंने बहुत सारी जगह भी ये बात किया। और बात करने से ऐसा है कि इसके साथ जो कॉरपोरेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो किसी का बात नहीं सुनता है, बोलता है एक करता और एक, तो ये सबके सामने आना चाहिए। अभी जो बात हुआ कि एक पर्चा करने के लिए, क्योंकि आपने जाना होगा जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभी हम लोग ऐसे सोचा है हर घर घर में तो किसान का दूध बोल के एक पर्चा लेके जा रहा हूँ, सभी घर में, सुंदरबन में या सारा देश में। तो जहां जहां अभी चुनाव है, वेस्ट बंगाल में ज्यादा है, तो अगर आपकी तरफ से एक पर्चा हम लोग को मिल जाए तो हम एक साथ दो काम कर सकते हैं। एक तो किसान का यही चल रहा है देश में, और सिर्फ किसान का ही नहीं, क्योंकि किसी के साथ जुड़ा हुआ है जो मछुआरा है, जो मत्स्यजीवी है, जो हनी कलेक्टर, उसका भी अभी समस्या चल रहा है, वो भी दिखाएंगे। और जो है जो गंगा की नाम के गंगा की शपथ लेके जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, देश के सबसे बड़ा जो मिथ्याचार कर रहा है, उसको साथ भी हम ये एक अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि ये होना चाहिए और सबको जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है जो परिवेश, नदी और जो चल रहा है इसके बारे में सब ठीक से मालूम नहीं। क्योंकि किसान का जो बात है वो बहुत चर्चा हो रहा है, इसलिए मालूम है। जो सुंदरबन का लोग है वो कह रहे हैं कि नदी के साथ सुंदरबन का क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हमको सभी के पास जाना है, समझना चाहिए जो किसान जैसे हो रहा है उधर, इधर पानी का, मछुआरे का, और इसके साथ जो एक बहुत जुड़ा हुआ है, ये एक हमको समझना चाहिए, सभी को समझना समझना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके जो पर्चा अगर हमारे सबके सामने आ जाए तो हम एक साथ दो काम कर सकता हूँ, क्योंकि अगला दिन में बहुत सारी प्रोग्राम है ठीक किसी के लिए। ठीक, धन्यवाद प्रवीर जी। हम लोग जितना जल्दी हो सके आपको पर्चा देने का काम, जो आज तो निर्णय ही हुआ है पर्चा बनाने का, उसको हम पहुंचने। हमारे साथ जुड़े हैं वर्षा दीदी, वर्षा वर्मा हरिद्वार से। तो मैं अनुरोध करूंगा ये जो पूरा अनशन सत्याग्रह चल रहा है, गुरुदेव जी खुद बैठे हैं, इसको कैसे हम लोग और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच लेके जाएंगे, और उसके साथ कैसे सरकार का जो उसका जो दृष्टि है उसको आकर्षण कर सके, इसमें वर्षा वर्मा, वर्षा दीदी आपका कोई ओपिनियन है तो आप थोड़ा रखिए। वर्षा दीदी।
जी, सबको प्रणाम। सुन पा रहे हैं? हाँ दीदी, कही, हाँ दीदी, कही। हाँ, अभी मैं आश्रम में ही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि गुरुदेव भी बहुत वीक हो रहे हैं और आत्मबोधानंद जी का भी है। अब ऐसे एक-एक दिन, एक-एक पल कीमती है, तो हम जो काम शीघ्र कर सकते हैं, तो उस पे हम अभी तुरंत कर दें। इसलिए मेरा ये निवेदन था कि सभी अपने-अपने स्तर से, अपनी-अपनी तरफ से अगर ये पत्र लिखे, ईमेल आईडी मैं आपको चैट बॉक्स में दे दूँगी प्राइम मिनिस्टर की, और तो कुछ उनके पास जाएँगे रिप्रेजेंटेशंस, तो शायद कुछ उनके दिमाग में आए। यही कहना ठीक चाहती है, हूँ। ये भी एक हम लोग ड्राइव ले सकते हैं। तो हम लोगों का 3 प्रपोजल आए हैं। एक पीएम को लेटर लिखना पूरा देश भर से, 2 है पर्चा बनाना, और 3 है 3 तारीख हम लोगों का मातृ सदन में पूरा देश भर से लोग उस वहां पहुंचे। इसका अब तक सजेशन आए हैं। हम लोग एकदम शेष कदम की तरफ आए हैं। मैं हम लोग के साथ जुड़े हैं झारखंड से साथी प्रीति रंजन दास, जो झारखंड की नदी बचाने का लड़ाई के साथ जुड़े हैं, और गंगा की लड़ाई में भी हम लोगों के साथी है। तो मैं प्रीति दादा को अनुरोध करूंगा, आप 2 मिनट में अपना बात को रखिए। जी, सभी को नमस्कार। सुन पा रहे दादा? हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए दादा, सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहे जी हैं। नमस्कार। गंगा को बचाने के लिए एकमात्र अभी यह है कि दामोदर को बचाना बहुत जरूरी है। मैं कल भी विजिट कर रहा था, जो सिचुएशन देख रहा था दामोदर का, बहुत ही खराब सिचुएशन में गुजर रही है। और दामोदर को यदि हम नहीं बचा पाएंगे, शायद गंगा को बचाना मुश्किल है। जैसे आप बहुत सारा मीटिंग में सुना हो, सुंदरबन का जो सिचुएशन है वो दामोदर का नदी का अस्तित्व के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग झारखंड में सबसे ज्यादा नदी का प्रवाहित होता है, और झारखंड का आधा से ज्यादा छोटे बड़ी नदी दामोदर में जा रही है, और दामोदर का नदी जो जाके आपका गंगा में मिल रही है। यदि सुंदरबन को बचाना और गंगा को बचाना है, तो हम लोग को पहला चीज है कि दामोदर के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे झारखंड के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, यहाँ पे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, और सभी नदी को कैसे ठीक किया जाएगा। मैं यहाँ पे सभी को अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी है मदद मुझे करे, और मैं अपने स्तर से आगे बढ़ूंगा। और मातृ सदन के साथ, मातृ सदन तो गया हूँ बहुत, ये है कि मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का ये को रखा जाए, मांग को भी रखा जाए। हम लोग गुरुदेव के साथ है, आत्मबोधानंद के साथ है। हाँ, इतना बोल के मैं अपना वक्तव्य खत्म कर, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। जानकारी के लिए सबके साथ कि निम्न जो गंगा क्षेत्र है, उसमें दामोदर एक ट्रिब्यूटरीज है और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, जो झारखंड से होते हुए आते हैं, और झारखंड के ज्यादा से ज्यादा पानी जो है बारिश का वो लेते हुए आते हैं। तो गंगा सिर्फ झारखंड और सिर्फ बंगाल और यूपी बिहार उत्तराखंड से नहीं, गंगा पूरा देश का है। हर जगह से इसको बचाने का लड़ाई लड़ना है। ये बात हम लोग के लिए एकदम स्पष्ट होना जाना चाहिए। जितना भी साथी हम लोग से जुड़े हैं, ये बात हम लोग के एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हर छोटे से छोटे नदी से ले सब जगह, जैसे गंगा से भी मिलता है मातृ सदन की लड़ाई, वैसे ही सब जगह पहुंचना चाहिए। तो हम लोग संदीप भाई जी और थोड़ा हम लोग और कुछ बात करेंगे। संदीप भाई जी? नहीं, मुझे लगता है कि बस अंत में सबको निमंत्रण दे दीजिए कि सब लोग 3 तारीख को मातृ सदन पहुंचे। एक चलो मातृ सदन का एक कॉल दे दीजिए, और वहां पे जाके हम लोग कुछ मंथन करें कि क्या हो सकता है। और कुछ लोग अगर वहां आश्रम में कुछ लंबा समय दे सकें, वहां आसपास के इलाके में लोगों का जन समर्थन जुटाने के लिए, और किसानों के बीच में तो हम लोग जाएंगे ही। तो जो भी बातें हैं वहां सब विचार होगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सब लोग 3 तारीख को वहां पहुंचे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश भर के लोग
अलग अलग आंदोलनों के और किसान नेता भी वहां पहुंचे, ताकि वहां बैठ के एक गंभीर बातचीत हो कि ये जो गंगा को लेके जो मातृ सदन का प्रयास चल रहा है, इसमें हम उनका क्या एक सहयोग कर सकते हैं छोटा सा, ताकि उनकी आवाज सरकार के कानों तक जाए। और जिस तरह से पूर्व में साधुओं का बलिदान हुआ है, साधुओं को इसके लिए बलिदान न करना पड़े। ये तो बहुत शर्म की बात है कि भारत में साधु अनशन करते हैं और सरकार तो छोड़ ही दीजिए, जनता भी जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो जनता को संवेदनशील करना मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ठीक, एकदम जनता को संवेदनशील होना चाहिए, ये बात एकदम, ये सचमुच हम पूरा देश के लिए शर्म की बात है कि इस साधु जहाँ पर अनशन कर रहे और वहाँ कोई नहीं पहुंच रहे, कोई सोच भी नहीं रहा है, अपने जो सोच है उसके साथ चल रहा है। तो ये आज जो सत्याग्रह का वेबिनार है हम लोग यही खत्म करेंगे, और ये यहाँ से हम लोगों का जो मैसेज हम लोग सबके सामने, जो फेसबुक में हम लोगों को साथी देख रहे हैं, सब हम लोग अपील करेंगे कि आइए 3 तारीख मातृ सदन पहुंचे, और 3 तारीख मातृ सदन पहुंच के जो सरकार और जो पूंजीपति का दलाल जो बैठे हैं उनको कान में जो पानी डालने का जो काम है वो हम लोग करें, और उसके साथ जो पूरा देश भर में इस सच और ये जो सत्याग्रह चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग जो लेके जाए। इसी के साथ गुरुदेव जी को और एक बार प्रणाम करके, सबको साथियों को प्रणाम करके हम लोग आज ये वेबिनार खत्म